हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री सीरीज की 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपने पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम फोकस करते हैं इस क्लास पे कि नेक्स्ट हमारे फर्दर क्वेश्चन कौन से हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 103 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ ने भी 4 महाव्रत बताए हुए थे, जिनमें से महावीर स्वामी ने एक 5वां व्रत जोड़ा। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य या अस्तेय। आपको यहाँ कमेंट करके बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया था, यानी इन्होंने 4 बताए थे, 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कौन सा था वो? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। यानी जैन धर्म में जो त्रिरत्न के बारे में बताया गया है उनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र, और या इनमें से सभी। तो गाइस इसमें ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों ही त्रिरत्न हैं। यानी कौन से त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास राजगीर, सारनाथ, वैशाली या कुशीनगर। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार का एरिया है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्याद्वाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। ऑप्शन आपके पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या भागवत धर्म। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्याद्वाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम जैन संगीत का आयोजित किया गया था वो कहाँ हुआ था। यानी प्रथम जैन संगीत जो हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या श्रवणबेलगोला में। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आपका गाइस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। यानी महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उपदेश दिए लोगों को अपने ज्ञान के बिहाफ पे। तो वो किस भाषा में दिए? प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में या द्रविड़ में। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जन्म स्थान पूछा जा रहा है आपसे महात्मा बुद्ध का। सारनाथ, गया, राजगीर या लुम्बिनी। तो यहाँ आपका लुम्बिनी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। यानी जो गृह त्याग की घटना थी उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या नाम दिया गया, किस नाम से जाना जाता था, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और जब उन्होंने अपना देह त्याग किया यानी जब वो की मृत्यु हुई तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये तीनों घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपके पास पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर या बोध गया निरंजना नदी के तट पर या जाम्भिक ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, जो उर्वेला के निकट था और निरंजना नदी के तट पर था। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। लुम्बिनी में, बोध गया में,
कुशीनगर में या सारनाथ में? तो गाइज यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो चारों मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उनमें से कौन कौन से सम्मिलित है, बुद्ध, धम्म, संघ या इन सभी को? तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों को ही जो बौद्ध धर्म है वो त्रिरत्न के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? यानी महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने लोगों को उपदेश देना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए, किस भाषा का प्रयोग किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास पाली, संस्कृत, द्रविड़ या इन सभी में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब अपने उपदेश दिए तो पाली भाषा में दिए थे। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? निर्वाण मतलब कि उन्हें जब निर्वाण मतलब होता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? पावापुरी में, कुंडग्राम में, वैशाली में या कुशीनगर में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई? पावापुरी में, यानी उनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। उनका स्थान, मृत्यु स्थान पावापुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है? यानी इंडिका से, राजतरंगिणी से, अर्थशास्त्र, प्रयाग स्तंभ लेख से। तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिका इंडिका आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेगास्थनीज था वो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल था उस टाइम वो मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था और उसने क्या किया था, मौर्यकालीन समाज और संस्कृति से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिका किसकी पुस्तक है तो ये आपका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आवेदन कहाँ किया गया था? यानी आपका जो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जैन संगीत के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, वैशाली में या राजगृह में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में, कुंडलवन कहाँ है? कुंडलवन आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुई थी। किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? अशोक के, कालाशोक के, कनिष्क के या अजातशत्रु के? तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क। जी हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कुंडलवन में आयोजित की गई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। उस टाइम जो राजा था वो कनिष्क था, कनिष्क का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो यहाँ ऑप्शन है 3, 4, 8, 5। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइज यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मैंने चारों आपको नाम भी बता दिए हैं। तो 120 नंबर का जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में है? जातक कथा में, त्रिपिटक में या दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो यहाँ गाइज आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जातक कथा, जो जातक कथा था वो गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों पर लिखा गया था। इनमें उनकी यानी पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अगुंतर निकाय, महावस्तु, जातक या महावंश? तो गाइज यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय था उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, लेकिन यही अगर आपसे जैन ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाता कि 16 महाजनपदों के बारे में किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो वो आपका भगवती सूत्र हो जाता। जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उससे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां आपका अगुंतर निकाय सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। अब आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो करेक्ट आपका मैच नहीं है, यानी चारों में से 3 आपके मैच्ड है, लेकिन एक ऐसा है जो मैच नहीं है, तो वही आपको बताना है। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये एकदम सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, ये भी एकदम सही है। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, ये भी एकदम सही है, लेकिन कौशल की राजधानी मथुरा थी, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये प्रद्युम्न। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो आपका बी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उसे कुड़िक के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी, यानी जो आज के टाइम पे पटना के नाम से जाना जाता है और प्राचीन भाषा में उसके पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये महापद्मनंद। तो गाइज यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो उदयन था ये आपका हर्यक वंश का था और अजातशत्रु का जो ये पुत्र था, उदयन कौन था, अजातशत्रु का पुत्र था, और इसने अपने पिता की हत्या भी कर दी थी राज सिंहासन के लिए, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो आज के टाइम पे पटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? ऑप्शन आपके पास बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये कालाशोक। तो गाइज यहाँ आपका ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो बिंबिसार था, बिंबिसार कौन था, अजातशत्रु का पिता था, और अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी राज सिंहासन के लिए। इसी वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया था। तो ये इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है, यानी किसने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अवंती था उसे मगध साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है वो शिशुनाग का है। और शिशुनाग कौन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, यानी शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और शिशुनाग वंश जस्ट हर्यक वंश के बाद आता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक भी आपका शिशुनाग वंश का था, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जब कालाशोक का शासनकाल आया तो उसने किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन आपके पास वैशाली, राजगृह, चंपा या पाटलिपुत्र। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जब कालाशोक का शासनकाल आया तो कालाशोक ने अपनी राजधानी बदलकर वैशाली कर ली थी। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? धनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या सिकंदर। तो गाइज यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो महापद्मनंद था वो नंद वंश का संस्थापक भी था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, और उसे क्षत्रियों का नाश करने वाला अर्थात सर्व छत्रात्मक भी कहा गया है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम मगध पर कौन सा शासक राज्य कर रहा था, यानी किस शासक का शासनकाल था। महापद्मनंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का, घनानंद का, ये राष्ट्रपाल का। तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो धनानंद था उस टाइम सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद शासन कर रहा था मगध पर, और धनानंद क्या था, नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद को हटाकर यानी धनानंद से आक्रमण करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो धनानंद आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिकंदर कहाँ का शासक था, यानी सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था जब घनानंद का मगध पर शासन था तो वो कहाँ का शासक था, बेबीलोन का, ईरान का, मकदूनिया का या चीन का। तो गाइस यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था यानी भारत पे आक्रमण करके जब वापस लौट रहा था तो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था जिसे वितस्ता के नाम से जाना जाता है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया, फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। पानीपत का युद्ध, वितस्ता या झेलम का युद्ध, दासराग का युद्ध, ये अरवेला का युद्ध। तो गाइस यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में उसे वितस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं। झेलम, वितस्ता झेलम का ही प्राचीन नाम है। झेलम क्या है, झेलम एक नदी है जिसे हम आधुनिक लैंग्वेज में झेलम के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर इसका प्राचीनतम नाम पूछ लिया जाए तो ये आपका वितस्ता सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान हुई सेंड्रोकोट्स के रूप में वो किसने की थी। जॉन मार्शल ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने या वी स्मिथ में। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की थी वो सेंड्रोकोट्स के रूप में की थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन आपके पास चाणक्य, मेघास्तनीज, तुषार या उपगुप्त। तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था, चाणक्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने आपको उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, नाम भी आपको बताया था। तो वही काम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, आपको नाम बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। महापद्मनंद, नंदीवर्धन, राष्ट्रपाल या धनानंद। तो गाइस यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश पर आक्रमण किया था तो उस टाइम धनानंद का शासन था और सिकंदर महान के आक्रमण के समय भी धनानंद मगध पर शासन कर रहा था। तो धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। अगर पहला शासक की बात करें तो महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की थी, धनानंद अंतिम शासक था और इसी को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के इस शासक को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेघास्तनीज किसके दरबार में आया था। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ। तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मेघास्तनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेघास्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें उसने मौर्यकालीन समाज की स्थितियों के बारे में बताया था। राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सभी पहलुओं पे, सभी एस्पेक्ट पे उसने गौर किया था और मौर्यकालीन समाज की बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी अपनी पुस्तक इंडिका में। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या इंडिका? तो गाइस यहाँ आपका ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य हम चाणक्य को कहते हैं, चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और चाणक्य की जो विश्व प्रसिद्ध रचना है वो है अर्थशास्त्र। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही पूछा जा रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इससे पहले, जो आपका 136 नंबर क्वेश्चन था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंडिका किसकी रचना है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगास्थनीज या टॉलमी? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिका आपकी मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिनमें से 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखते हैं, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी गलत नहीं है, एकदम सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, यही गलत है। यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे तो आपका ये वाला सही हो जाता है कि इनमें से कौन कथन असत्य है, डी वाला, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट ही एकदम करेक्ट है। तो यहाँ आपका 139 नंबर क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेस्ट कहा है। ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कुणाल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोचेस्ट कहा है। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, यानी मौर्य शासक जो अशोक महान थे उन्होंने कलिंग पर कब आक्रमण किया, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि सही कौन सा है। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ गाइस जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, यानी अशोक ने शिलालेखों की रचना की जिसमें से उन्होंने क्या किया, अपने जो आदेश थे वो गुदवाए थे। तो उसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो शिलालेख थे अशोक के उसे किसने सर्वप्रथम पढ़ा, पादरिटी, फैंथिलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, जेम्स प्रिंसेप ही वो पहला मनुष्य था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था पहली बार। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन, यानी 261 ईसा पूर्व में उसने जो कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी, उस कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में दिया हुआ है, 9वें में, 10वें में, 11वें में या 13वें में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइज यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है, अहरौरा, मास्की, एर्रगुडी या सहस्राम। तो गाइस यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मास्की शिलालेख है, लघु शिलालेख, उसमें बुद्ध का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं यानी ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन कौन से है आपके पास, तरेकुना, शाहबाजगढ़ी, कालसी या रुमिन देवी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइज यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सरेकुना का अभिलेख है उसमें 2 भाषाओं यानी अशोक का जो अभिलेख है सरेकुना उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कौन सी, ग्रीक और अरमाइक। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था। अगर आपसे ये पूछ लेता कि सांची का स्तूप कहाँ है तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांची के स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था, अशोक महान ने। यहाँ
इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6, 7। आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया था, तो डी ऑप्शन सही है। फिर पूछा जा रहा है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, दशरथ ने या कुणाल ने? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो अशोक महान था वो मौर्य शासक था, उसी ने धम्म का प्रतिपादन किया था, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिनमें से 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये भी एकदम करेक्ट है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन इसमें लास्ट में दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, सब असत्य हैं, ऐसे तो है नहीं, तीनों सही हैं। तो इस बिहाफ पे ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था, यानी विष्टि एक कर था, किस कर को कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को या भू राजस्व को? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है गाइस। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी निःशुल्क श्रम को विष्टि के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अशोक ने, दशरथ ने, पुष्यमित्र शुंग ने या कुणाल ने? तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे, यानी जब पतंजलि थे तो उस टाइम किस राजा का शासन था, कौन सा शासक राज्य कर रहा था, ये आपसे पूछा गया है। अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव या कनिष्क? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब पतंजलि थे तो उनके समकालीन कौन था? पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 151 नंबर क्वेश्चन में बताया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप आसानी से इसे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। हाँ, अभी तक हमने 3 सीरीज डिस्कस कर ली, यानी हिस्ट्री सीरीज के हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। सभी में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और भी क्वेश्चंस बताती हूँ रिलेट करके, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को याद करना है। अब हम नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो 4th पार्ट की होगी, यानी जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो 4th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you.